असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना कई लोगों के लिए वैसा ही आश्चर्य है जैसा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार में हिस्सेदार है। कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें 2 कदम देश और आगे बढ़ा है। Where is the national leadership involved in Kerala or West Bengal or Tamil Nadu? The strategy was decided in these states by the state leadership. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बुखार अभी उतरा भी नहीं था कि कांग्रेस के राजनीतिक आईसीयू में पहुंच जाने की खबरें आने लगी। बीजेपी ने कांग्रेस को रोग बताकर भारत को उससे मुक्त कराने की ठानी, तो कांग्रेस अपनी हार वाली बीमारी का इलाज इन चुनावों में भी ढूंढने में नाकाम रही। अलग अलग राजनीतिक बहाने निकालकर पार्लियामेंट को विकास के रास्ते से भटकाने का काम किया। उनको 5 राज्यों की जनता ने अपनी जगह दिखा दी है और भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें 2 कदम देश और आगे बढ़ा है और कांग्रेस मुक्त भारत के काफी नजदीक पहुंचे हैं। बचपन में चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया, वो चाय की दुनिया के बेताज बादशाह असम के लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। 15 साल बाद असम में कांग्रेस की चुनावी केतली खाली हो गई और बीजेपी का प्याला पूरी तरह से भर गया। भारतीय जनता पार्टी तेज गति से हिंदुस्तान के सभी भूभाग पर जन स्वीकृति प्राप्त कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए मैं एक उत्तम नजरिया मानता हूं। कांग्रेस का जायका सिर्फ असम में ही नहीं बिगड़ा, बल्कि केरल में भी उसे हार के कड़वे घूंट पीने पड़े। यानी भारत में 2 और राज्य कांग्रेस मुक्त हो गए। लेकिन कांग्रेस के नेता हैं कि राहुल गांधी को हार के आरोपों से मुक्त ही रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आज 5 राज्यों में से केवल सिर्फ 1 राज्य में आ गए हैं। क्या ये खुशी की बात है कि क्या ये मोदी सरकार की जो विफल नीतियां हैं, अलोकप्रिय नीतियां हैं, उस पर फरमान दिया है जनता ने? तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी सुनना पड़ेगा। पर हम जल्दी 2019 में बहुत तेज रफ्तार से आगे आएंगे और आप देखेंगे। और दिल्ली के एमसीडी पोल्स ने आपको एक अलग तस्वीर दिखाई, दिल्ली बिहार ने अलग दिखाई, उत्तराखंड में किस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई। जानते हैं राहुल और सोनिया की नेतृत्व क्षमता पर सवाल है, लीडरशिप पर एक चैलेंज है, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं सामने। Where is the national leadership involved in Kerala or West Bengal or Tamil Nadu? The strategy was decided in these states by the state leadership. Of course, it was supported by the national leadership, but the strategy was decided by the state leadership. So they are basically responsible for the success or defeat in that state. देखिए, एक प्लेटफॉर्म है कांग्रेस का, जिसको आप ये नहीं समझ सकते हो कि हारना जीतना स्वाभाविक है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। भारत की इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की उम्र 130 साल हो चुकी है, लेकिन चुनावी नतीजों ने कांग्रेस की राजनीतिक समझ पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस को बहुत पूरा समय मिला इस देश के लिए कुछ करने का, आम आदमी के लिए, देश की जनता के लिए कुछ करने का पूरा मौका मिला और प्रचंड बहुमत के साथ मिला। आज़ादी के कुछ वर्ष तो वो उस गफलत के अंदर, उस नशे में कि शायद इस देश की जनता ने हमें एक छत्र राज करने का मौका दे दिया। उसके बाद का समय जो था वो एक भ्रष्ट और एक काला इतिहास का पन्ना लिखा जाएगा कांग्रेस शासन का, और मैं समझता हूँ उस शासन से मुक्त होने का एक शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस की इस हार के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सीधी जिम्मेदारी बनती है। असम में तरुण गोगोई की जगह हेमंत बिस्वा जैसे नेताओं को मौका देने का मसला हो, या फिर अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बागियों को काबू में करने की राजनीतिक समझ दिखाने की बात हो, कांग्रेस हर जगह फेल होती हुई नजर आई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी के पसंदीदा सचिन पायलट से खुश नहीं बताए जाते। पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है।
वो पार्टी तोड़ने की धमकी भी दे चुके हैं। यानी जहां कांग्रेस की थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी भी है, वहां भी राहुल गांधी का राजनीतिक कच्चापन उसे तोड़ रहा है। असम हो या केरला हो, जिस प्रकार से कांग्रेस का पतन हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस मुक्त भारत की ओर पूरा देश बढ़ रहा है। कांग्रेस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार के कारण आज सभी राज्यों में कांग्रेस का ये पतन हुआ है। और जो अलायंस, कांग्रेस एक ऐसी एक्स है, जो एक्स कुल्हाड़ी है कि चाहे कांग्रेस आपके ऊपर गिरे या आप कांग्रेस के ऊपर गिरे, कटना तो आप ही को है। क्योंकि चाहे कांग्रेस अलायंस करे या आप जाके कांग्रेस के साथ अलायंस करे, वो पार्टी समाप्त हो जाती है जो कांग्रेस के साथ अलायंस करती है। बाकी कसर कांग्रेस के नेताओं पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों ने पूरी कर दी है। शायद पार्टी के नेताओं को लगता है कि देश का स्वभाव कांग्रेस है, इसलिए भारत को कांग्रेस से मुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस शायद ये भूल जाती है कि जब आम लोगों का स्वभाव बदलने लगे तो राजनीति की शैली भी बदल देनी चाहिए, वरना चुनावी नतीजे बड़ी से बड़ी राजनीतिक पार्टियों को भी आईना दिखा देते हैं। निवृत्ति मोहन और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है जो साबित करते हैं कि अगर वक्त के साथ चाल, चरित्र और चेहरा न बदला जाए तो फिर अस्तित्व पर उठने वाले खतरे से बचा नहीं जा सकता। फिलहाल ना तो राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस के काम आया है, ना ही वो कांग्रेस में कोई चमत्कार दिखा पाए हैं। 1991 में 12 राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जबकि सिर्फ 4 राज्यों में बीजेपी का शासन था। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। अब देश के 13 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं, जबकि कांग्रेस की मौजूदगी सिर्फ 6 राज्यों तक सीमित हो चुकी है। कांग्रेस के शामियाने में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पत्थर गिरने से कांग्रेस के चुनावी हाथ को काफी चोट पहुंची है। भ्रष्टाचार के दीमक ने कांग्रेस को लगातार कमजोर किया है। कांग्रेस ने कभी कोयले के भ्रष्टाचार में हाथ काले किए तो कभी आदर्श पार्टी बनने की बजाय आदर्श घोटाला कर डाला। इतना सब होने के बाद भी कांग्रेस के नेता हवा में उड़ रहे थे और वो ये नहीं देख पाए कि हवा में भी भ्रष्टाचार के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस एक एक करके सभी चुनाव हारती जा रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस ने किसी तरह से खुद को संभाला हुआ है, वहां भी कांग्रेस के लिए हालात अब अच्छे नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में भी 2018 में चुनाव होने हैं और वहां भी कांग्रेस को कड़ी चुनौती मिल सकती है। और ऐसे ही हालात उत्तराखंड में भी हैं, जहां कांग्रेस को बगावत का सामना करना पड़ा है। अब अगर ये 3 राज्य भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाते हैं तो फिर कांग्रेस को भारत के राजनीतिक नक्शे पर खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चुनाव की हार और जीत में किसी एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि सभी पार्टियों के लिए सबक छिपे हुए हैं। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही है, लेकिन बीजेपी को यह समझना होगा कि देश की 41% आबादी पर अन्य दलों का राज है, क्षेत्रीय पार्टियों का राज है और इनमें से ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उनके क्षेत्रीय नेता हैं। जबकि बीजेपी और एनडीए के हिस्से में देश की 43% आबादी आती है, यानी यह मुकाबला बहुत कांटे का है। नीतीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद को थर्ड फ्रंट की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखना चाहते हैं और ऐसी ही हसरतें ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव के मन में भी पल रही हैं। ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार 2019 में बीजेपी के लिए स्पीड ब्रेकर बनना चाहते हैं और बीजेपी को यह सपना तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत हासिल करनी होगी, जो कि उसके लिए आसान काम नहीं है। बीजेपी के रणनीतिकार इस बात से खुश हो रहे हैं कि 2019 तक कांग्रेस खत्म हो जाएगी और कांग्रेस मुक्त भारत का उनका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा सोचना शायद सही रणनीति नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी को मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले कमजोर कांग्रेस ज्यादा सूट करेगी। क्षेत्रीय पार्टियों के मजबूत होने से बीजेपी के सामने की चुनौती और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जैसा हमने हाल ही में बिहार में देखा। और जयललिता, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसी ताकतों से पार पाना आसान नहीं होगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं, बिहार में भी यही देखने को मिला, दिल्ली के चुनाव में भी यही देखने को मिला। जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी के कमजोर नेतृत्व वाली कांग्रेस को हराना बीजेपी के लिए कहीं ज्यादा आसान होगा। ये लड़ाई बीजेपी आसानी से जीत सकती है, लेकिन ये तब होगा अगर 2019 तक कांग्रेस बची तो। हालांकि यहां इस सिक्के का एक दूसरा पहलू यह भी है कि क्षेत्रीय नेताओं के बीच राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का टकराव होगा 2019 में, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो 2019 की चुनावी लड़ाई का संतुलन बहुत नाजुक है और एक चुनावी जीत या एक हार पूरी तस्वीर को बदल सकती है। अब देखना यह होगा कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला कांग्रेस के में राहुल गांधी के नेतृत्व के साथ होगा, वो लड़ाई उन्हें ज्यादा सूट करेगी, या फिर नरेंद्र मोदी का मुकाबला 2019 में एक मजबूत नीतीश कुमार, एक मजबूत जयललिता, एक मजबूत ममता बनर्जी और एक मजबूत मुलायम सिंह यादव के कंबाइंड यानी संयुक्त विपक्ष से होगा। इसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा यह हो सकता है कि ये तमाम जो नेता हैं, ये हो सकता है 2019 में अपनी अपनी उम्मीदवारी को लेकर आपस में लड़ना शुरू कर दें, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये तमाम पार्टियां एक साथ हो गईं, एकजुट हो गईं, जैसा बिहार में हुआ था, तो फिर बीजेपी के लिए दांव उल्टा भी पड़ सकता है।